नमस्कार। आपको आपका आज का समय में स्वागत करते हुए शुरुआत करते हैं। मुख्य समाचार 27 अक्टूबर 2024 रविवार। ईरान के हमले का बदला इजराइल ने शनिवार को 25 दिन बाद लिया। इजराइल ने 100 फाइटर जेट के साथ ईरान पर हवाई हमले किए। इजराइल ने ईरान के 10 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। अब वहां के विदेश मंत्री ने बताया कि इस हमले में 4 सैनिक मारे गए और रडार सिस्टम डैमेज हुए। इजराइल ने ईरान पर शनिवार को एयर स्ट्राइक की। इजराइल ने ईरान के उसके ऊपर बैलिस्टिक मिसाइलों से 1 अक्टूबर को किए हमलों का जवाब दिया। इजराइल ने हमले से पहले ही व्हाइट हाउस को इसकी जानकारी दी थी और कहा था कि हमले के बाद दुनिया हमारी तैयारी समझ जाएगी। इजराइल ने ईरान के 10 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। अब इस हमले को लेकर ईरान की सेना का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि रडार सिस्टम डैमेज हुए हैं। इसके साथ ही ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने बताया कि शनिवार तड़के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर किए गए इजरायली हवाई हमलों में कम से कम 4 सैनिक मारे गए और रडार सिस्टम क्षतिग्रस्त हुए हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि मुझे लगता है कि हमने दिखा दिया है कि हमने अपने बचाव के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसकी कोई सीमा नहीं है। वायु रक्षा मुख्यालय ने भी पुष्टि। ईरान के वायु रक्षा मुख्यालय ने एक बयान में इलाम, खुजिस्तान और तेहरान प्रांतों में सैन्य ठिकानों पर हमला करने की पुष्टि की। हालांकि साथ में यह भी कहा गया कि इन हमलों का काफी मजबूती के साथ मुकाबला किया गया। ईरान की सेना ने कहा कि सुबह सुबह हुए हमलों में केवल रडार सिस्टम को नुकसान पहुंचा है। सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ ने कहा कि देश की वायु रक्षा के ठीक समय पर प्रदर्शन की वजह से इजराइल के हमलों में थोड़ा ही नुकसान हुआ। 100 फाइटर जेट को भेजा। ईरानी सेना ने पहले कहा था कि हमलों में 2 सैनिक मारे गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान पर हमले के लिए इजराइल ने 100 फाइटर जेट को भेजा था और 5 शहरों को निशाना बनाया था, लेकिन हमलों का मुख्य केंद्र ईरान की राजधानी थी, जहां 7 बहुत तेज विस्फोट हुए, जिसके बाद लोगों में दहशत फैल गई थी। उन्होंने कहा हमले मुख्य रूप से ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, मिसाइल ठिकानों और ड्रोन सुविधाओं को निशाना बनाकर किए गए। भारत चीन सीमा पर सैनिकों के पीछे हटने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। भारतीय सेना के बाद अब चीन की तरफ से भी इस बात की पुष्टि कर दी गई है। इसके मुताबिक मंगलवार को डेप्सैन के मैदानी इलाकों और डेमचोक में सैनिक पीछे हटे। राजधानी में बिगड़ते जा रहे हालात, दिवाली से पहले धुआं हुई दिल्ली, 400 के पार पहुंचा एक्यूआई। दिवाली से पहले दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति गंभीर होती जा रही है। हवा की रफ्तार धीमी पड़ने की वजह से प्रदूषण में इजाफा होने लगा है। राजधानी में आज एक्यूआई 400 के पार दर्ज किया गया है। अयोध्या में दीपोत्सव, पहले दिन 55 घाटों पर बिछाए गए 6 लाख दिए, कल तक बिछ जाने हैं 28 लाख दीपक। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। 30 अक्टूबर को होने वाले दीपोत्सव पर पूरी नगरी में 28 लाख दीपक जलाए जाने हैं। आलीशान घर और करोड़ों की जायदाद की मालकिन है अनुराधा पौडवाल, किया है ये कारनामा। बॉलीवुड की मशहूर गायिका अनुराधा पौडवाल का आज 70वां जन्मदिन है। आइए इस मौके पर जानते हैं आखिर आपकी चहेती गायिका के पास कितना धन दौलत है, उनकी नेटवर्थ कितनी है। बॉलीवुड की मशहूर गायिका अनुराधा पौडवाल आज अपना 70वां जन्मदिन मना रही हैं। अनुराधा पौडवाल का नाम लता मंगेशकर और आशा भोसले जैसे दिग्गजों के साथ लिया जाता है। उन्होंने न सिर्फ फिल्मी गीत गाए बल्कि भक्ति गीत गाकर बेशुमार दौलत और शोहरत हासिल की। हिंदी गीतों के अलावा उन्होंने 1500 से ज्यादा भजनों को अपनी आवाज दी। आइए आज उनके जन्मदिन के अवसर पर उनकी नेटवर्थ पर एक नजर डालते हैं।
अनुराधा पौडवाल का परिचय। अनुराधा पौडवाल का जन्म 27 अक्टूबर 1954 को कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ करवार में हुआ। गायिका एक कोंकणी परिवार से ताल्लुक रखती हैं। गायिका ने अपनी पढ़ाई मुंबई के जेवियर कॉलेज से की। वर्ष 1973 में अनुराधा ने फिल्म अभिमान में एक छोटा सा श्लोक गाकर अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उनका मराठी गीत भाव गीतेन काफी मशहूर हुआ। वर्ष 1976 में उन्होंने फिल्म कालीचरण के लिए गीत गाया, जो उनके करियर को नई ऊंचाइयों पर ले गया। अनुराधा पौडवाल की नेट वर्थ। सुर की दुनिया में अपने नाम को मशहूर करने वाली गायिका के पास दौलत की भी कमी नहीं है। हालांकि अनुराधा को काफी साधारण जीवन जीते हुए देखा जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गायिका के पास मुंबई के खार में उनका एक आलीशान बंगला है। इसके अलावा रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके पास लगभग 50 से 100 करोड़ रुपए की कुल प्रॉपर्टी है। लगातार 3 साल जीता पुरस्कार। अनुराधा पौडवाल ने 1990 से 1992 तक लगातार सर्वश्रेष्ठ गायिका का पुरस्कार जीता था। ऐसा करके उन्होंने एक इतिहास रच दिया। अनुराधा को फिल्म आशिकी के गीत नजर के सामने, दिल है कि मानता नहीं के गीत दिल है कि मानता नहीं और बेटा के गीत धक धक करने लगा के लिए सर्वश्रेष्ठ प्लेबैक सिंगर का अवार्ड अपने नाम किया। क्या है चीन का साल्ट टाइफून ग्रुप, जिसने ट्रंप कमला हैरिस के संचार उपकरणों में लगाई सेंध। चीन के इन हैकर्स के ग्रुप को साल्ट टाइफून कहा जा रहा है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इन हैकर्स ने टेलीकॉम सेक्टर के संवेदनशील डाटा और टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क में भी सेंध लगाई है। सोनू द साइको किलर अवनीश की तलाश में सामने आया सच। निर्माणाधीन इमारत में मिले 2 शव, बेसमेंट को बनाया कब्र। क्राइम टीम के अलावा एफएसएल ने मौके का मुआयना किया है। पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि एक युवक की हत्या उसने 9 अक्टूबर को इमारत की ऊपरी मंजिल से नीचे फेंक कर की थी। इससे पहले करीब 1 माह पूर्व दूसरे युवक को भी इसी तरह मारा था। आज अमित शाह कोलकाता में नए यात्री टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। बीजेपी सदस्यता अभियान का भी आगाज। अमित शाह WB विजिट। शनिवार रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंचे, जहां भाजपा नेताओं ने उनका स्वागत गर्मजोशी के साथ किया। शाह यहां भाजपा के सदस्यता अभियान के शुभारंभ के साथ साथ नवनिर्मित यात्री टर्मिनल और एक कार्गो गेट का उद्घाटन करने वाले हैं। आत्मनिर्भरता हमारी नीति ही नहीं, हमारा जुनून भी, मन की बात में बोले पीएम मोदी। पीएम मोदी मन की बात 115th एपिसोड अपडेट्स। इस कार्यक्रम की शुरुआत 3 अक्टूबर 2014 को हुई थी। इसे 22 भारतीय भाषाओं और 29 बोलियों के अलावा 11 विदेशी भाषाओं में भी प्रसारित किया जाता है, जिसमें फ्रेंच, चीनी, इंडोनेशियाई, तिब्बती, बर्मी, बलूची, अरबी, पश्तू, फारसी, दारी और स्वाहिली शामिल हैं। क्या है डिजिटल अरेस्ट, जिसे लेकर पीएम मोदी ने जताई चिंता, बताया कैसे करें इससे अपना बचाव। लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम मन की बात का रविवार को 115वां एपिसोड प्रसारित हुआ। इस दौरान पीएम मोदी से कई सारे विषयों पर चर्चा की। इन्हीं में से एक विषय डिजिटल अरेस्ट था, जो पिछले कई समय से पूरे देश में चिंता विषय बना हुआ है। बीते कई दिनों यह शब्द कई बार सुनने और पढ़ने में आ रहा है। वहीं आज पीएम मोदी ने इसका जिक्र कर एक बार फिर इस शब्द को चर्चा में ला दिया है। इस दौरान पीएम मोदी ने यही भी बताया कि डिजिटल अरेस्ट कैसे अपना बचाव कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इससे बचने के लिए रुको, सोचो और फिर एक्शन लो। बीते कई समय से डिजिटल अरेस्ट चिंता का विषय बना हुआ है। ऐसे में आज इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे क्या होता है डिजिटल अरेस्ट और क्यों पीएम मोदी ने इसे लेकर अपनी चिंता जाहिर की है।
यह भी पढ़े, आखिर क्यों शादी के बाद महिलाओं की रोजगार दर में आ रही है गिरावट, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट से समझे वजह। क्या है डिजिटल अरेस्ट? डिजिटल अरेस्ट असल में साइबर फ्रॉड का एक नया तरीका है जिसमें ठग पुलिस, सीबीआई, एड, कस्टम, इनकम टैक्स या नारकोटिक्स अधिकारी बनकर पीड़ित व्यक्ति को कॉल करते हैं और फिर उन पर या उनके करीबियों पर कुछ अवैध गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाते हैं। इसके बाद स्कैमर इस मामले को निपटाने के लिए तुरंत वीडियो कॉल की मांग करता है और उन्हें कॉल या वीडियो कॉल पर अरेस्ट करने के लिए डराते हैं। इसके बाद वीडियो कॉल पर पीड़ित को जाली आईडी या अदालती दस्तावेज दिखाकर डराया जाता है और उन पर गिरफ्तारी से बचने के लिए जुर्माना देने का दबाव डाल जाता है। कितना सही है डिजिटल अरेस्ट? अगर आप डिजिटल अरेस्ट के बारे में समझ गए हैं तो अब आपको बता दें कि असल में डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती। हकीकत में ये धमकियां पूरी तरह से फर्जी होती हैं। इसका मकसद सिर्फ पीड़ित व्यक्ति से जल्द पैसा ठगना होता है और इसलिए पुलिस आदि होने का दावा कर स्कैमर्स लोगों से पैसे ठगने के लिए उन्हें इस तरह से पैनिक करते हैं। गृह मंत्रालय भी कर चुका है सतर्क। देश में बढ़ रहे साइबर क्राइम और डिजिटल अरेस्ट के मामले को देखते हुए गृह मंत्रालय लगातार लोगों को सतर्क और सावधान रहने की सलाह दे रहा है। इस क्रम में गृह मंत्रालय की साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस ब्रांच साइबर दोस्त लगातार अपने पोस्ट के जरिए लोगों को डिजिटल अरेस्ट के खिलाफ जागरूक कर रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर साइबर दोस्त ने बताया कि डिजिटल अरेस्ट सिर्फ एक स्कैम है और कोई भी लीगल अधिकारी कभी भी कॉल या वीडियो कॉल पर गिरफ्तारी नहीं करते हैं। ऐसे करें डिजिटल अरेस्ट से बचाव। स्कैमर्स पीड़ितों को डराने धमकाने के लिए ऐसे हालात बनाते हैं जिस पर लोग आसानी से भरोसा कर लेते हैं। ऐसे में तुरंत कोई प्रतिक्रिया देने से पहले शांति से सोचने के लिए कुछ समय निकालें। अगर कोई कानून प्रवर्तन एजेंसी से होने का दावा करता है तो उनके वीडियो कॉल न करें और न ही किसी तरह का कोई मनी अमाउंट उन्हें ट्रांसफर करें। उनकी अच्छे से जांच पड़ताल करें और ऑफिशियल सोर्स की भी अच्छे से जांच करें। फोन या वीडियो कॉल पर अपनी कोई संवेदनशील व्यक्तिगत या फाइनेंशियल स्टेटस से जुड़ी जानकारी बिल्कुल भी शेयर न करें। खासकर किसी भी अनजान नंबर से साथ ऐसे करने से बचें। सही और लीगल सरकारी एजेंसियां किसी भी तरह की आधिकारिक बातचीत या गिरफ्तारी के लिए व्हाट्सएप या स्काइप जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगी, इसलिए ऐसे कॉल आने पर बचकर रहें। अगर आपको कोई संदिग्ध कॉल आती है तो तुरंत अपनी लोकल पुलिस या नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल cybercrime.gov.in को इसकी रिपोर्ट करें। भूल भुलैया 3 मुकाबले में माधुरी के सामने कहीं नहीं टिकी विद्या बालन, आमना सामना होते ही सीधे धड़ाम। माधुरी दीक्षित जहां आज भी नियमित नृत्य का रियाज करती हैं, वहीं विद्या बालन सोशल मीडिया पर अधिकतर अपनी रील्स के साथ ही नजर आती है। रॉयल ओपेरा हाउस में हुए इस नृत्य मुकाबले में सबसे ज्यादा माधुरी से ही लोग प्रभावित होते नजर आए। आरबीआई रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को केंद्रीय बैंकर का पुरस्कार एसबीआई सर्वश्रेष्ठ भारतीय बैंक चुना गया। ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने बयान में कहा कि मुद्रास्फीति पर नियंत्रण, आर्थिक वृद्धि लक्ष्यों, मुद्रा स्थिरता और ब्याज दर प्रबंधन में सफलता के लिए श्रेणी ए से एफ के पैमाने पर रेटिंग दी गई। दास को 3 केंद्रीय बैंक गवर्नरों की सूची में शीर्ष पर रखा गया है। इस तरह की खबरों को रोजाना पाने के लिए अवश्य लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।